हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी मौका कक्षा 9वीं के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपना 5 फरवरी को पेपर देने वाले हैं। विषय हिंदी का। हिंदी के पेपर को पूरा छाप के आना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। हिंदी का पेपर कक्षा 9वीं का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा। आखिरी मौका है आज आप लोगों के पास। रट दो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा। एक भी क्वेश्चन यदि आपने छोड़ दिया तो यहाँ से आपका टॉपर बनने का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी की बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भैया सभी जल्दी से लाइव क्लास में जवाब दे दो। सभी 9th के नन्हे मुन्ने सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। बताइए किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के जो रचनाकार है बच्चों, वो हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो बताइए, मेरे संग की औरतें जो पाठ है वो गद्य की विधा है, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, लिख के रख लो, क्या हो जाएगा, संस्मरण आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें माता पिता में जो समास है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगले प्रश्न को देखेंगे, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका जो रचना है इसको किसने लिखा है, इस रचना को किसने लिखा है। तो इसके जो रचनाकार है उनका नाम है केशवदास, सूरदास, रहीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केशवदास। केशवदास आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद खाली स्थान देखेंगे। सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव क्लास में जुड़े हैं भैया, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपका पेपर जो है वो मिलता रहेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मेघों की तुलना किससे की गई है। तो मेघों की तुलना पाहुन से की गई है, विदेशी से की गई है, बादल से की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो मेघों की तुलना जो की गई है मेहमान से की गई है। मेहमान को हम क्या कहते हैं, पाहुन भी कहते हैं। पाहुना बोलते हैं ना हमारी भाषा में, पाहुना, पाहुना आ गए है ना, पाहुने आए, उसी शब्द का शुद्ध है पाहुन, है ना। आगे चलते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, उपन्यास सम्राट जो कहते हैं वो कहते हैं प्रेमचंद को। प्रेमचंद खाली स्थान में आप फिल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पंचतंत्र में समास है। तो देखिए, पंचतंत्र में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो एक ऑप्शन हो जाएगा, ये द्वंद्व की जगह आपका ऑप्शन होगा द्विगु। द्विगु आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व करेक्ट आंसर ये नहीं होगा आपका, इसको काटना है आपको, इसकी जगह द्विगु आपका आंसर होगा। रात का विलोम शब्द है। तो बताइए बच्चों, रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा रात का विलोम दिन हो जाएगा। पर्यायवाची नहीं पूछा है, नहीं तो आप निशा लिख दो, निशा आपका अनकरेक्ट होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा
रौद्र का हो जाएगा आपका क्रोध, आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एकांकी में अंक पाया जाता है। तो एकांकी में जो अंक पाया जाता है बच्चों, वो एकांकी में जो अंक होता है वो 1 अंक होता है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए छपने वाले सारे के सारे क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं, समास के भेद होते हैं। समास के भेद होते हैं, तो समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 6 नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, है ना। समास के 4 भेद भी होते हैं, क्योंकि 2 समास एक समास के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो जोड़ी मिलाना है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। और पंचवटी जो है वो क्या है, खंड काव्य है। सूर सागर रचना किसने की, सूरदास ने की। रीढ़ की हड्डी क्या है, रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। और रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। और विद्यालय जो है बच्चों, वो विद्यालय में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा और विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन आले, विद्या धन आले, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दीर्घ संधि है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं सत्यहत्य के रूप में। चिंता न करें, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, बस वीडियो को आप कोशिश करना कि लास्ट तक देखें। और एक कोशिश ये भी करना कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और आपको लगता है कि वास्तव में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है और मदद करने वाला वीडियो है लग रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सत्य असत्य में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का, जैसे कि अगर आप संस्कृति पढ़ते हैं तो आम ना नहीं लिखना है, जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको लिखना है। देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है ना। चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। यहाँ पर 5 नंबर डल रहे हैं लेकिन ये 6 हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। ये कृतिका का पहला पार्ट है आपका और इसमें बाढ़ का ही चित्रण है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आम होगा। आम इसमें हम लिख लेंगे, ठीक है, आम इसका आंसर हो जाएगा। और इसको देखिए, मेरे को सभी क्वेश्चन बताएंगे कि इस जल प्रलय में पाठ किसने लिखा, बताइए। इस जल प्रलय में ये पाठ जो है किसने लिखा है। वो सभी विद्यार्थी जो 9th की एग्ज़ाम देने वाले हैं 5 तारीख को, मैं उनसे कमेंट कर रहा हूँ, अगर आप टॉपर की लिस्ट में आ रहे हैं तो इसका जवाब ज़रूर और ज़रूर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने लिखा है इस जल प्रलय में। कृतिका का पहला पार्ट है, बता दीजिए मुझे। सबसे पहले जो लाइव में जुड़ रहे हैं लाइव में कमेंट करेंगे, और जो हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लिख देंगे सत्य, पहले का आंसर क्या होगा, सत्य। दूसरा, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृतियन है, तो बिल्कुल इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा, है। दूसरा प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ना कि 4 प्रकार के, तो इसमें असत्य लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी व्यंग्य प्रधान एकांकी है, तो बिल्कुल सत्य है, व्यंग्य किया गया उस पाठ में व्यंग्य किया गया है। रस के 5 अंग होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया आपका, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, ना कि 5 होते हैं। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास से बिल्कुल सही बात है, सही बात है ये। आगे चलते हैं हम, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जुड़ जाइए सभी, और जितने भी इस लाइव क्लास में हमारे भाई और बहन इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी एक बार जाइए और देखिए। अभी तक इस वीडियो पर बहुत कम लाइक है, बहुत कम लाइक किया है आप लोगों ने, सभी लाइक कर दें, क्योंकि अब हमारे सभी दोस्तों को शेयर करना है आप लोगों को। जिनको ये वीडियो नहीं पहुंचा है उनको आपकी जिम्मेदारी है, आप पहुंचाएंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, जिससे आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। घंटी की बटन को ऑल पर जरूर करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। 2 बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद।
उनका नाम क्या होगा? प्रेमचंद होगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ को। बाढ़ आपका आंसर हो जाएगा। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो शिवालय का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं भैया। यहाँ पर सभी देखिएगा, शिव धन आलय, शिव धन आलय बन जाएगा शिवालय। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं, मैंने ट्रिक से कई बार पढ़ाया है। आ से अर्थ, आ से 8, तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब छायावाद के 3 कवि की बात करें हम, तो भैया पहली तो कवित्री की बात करेंगे हम, लेडीज फर्स्ट, महादेवी वर्मा। ठीक है। एक, अब जरूरी नहीं कवि, उसने ऐसा नहीं बोला कि केवल यहाँ पर महादेवी वर्मा का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है छायावाद में, है ना। तो आप ये ना सोचें कि कवि का पूछा है, कवित्री का क्यों बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो एक हो गई महादेवी वर्मा। दूसरा निराला जी, है ना, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरे हमारे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। और एक और हमारे हो जाएंगे, एक हमारे और रहेंगे जयशंकर प्रसाद, लिख सकते हैं ना। 4 बता दिए मैंने। अगर आप कवित्री हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, जयशंकर प्रसाद। ये हमारे छायावाद के कवि हो गए। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो लिख सकते हैं आप नाटक, एकांकी। नाटक और एक क्या हो जाएगा? एकांकी। ये 2 विधाएं हो गई हमारी। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? देखिए आंसर बोल रहा हूँ, सुनना। कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी इसलिए जाती थी कि वहाँ पर लाए गए आवारा पशु उपस्थित है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन छंद अथवा वाला है, इसका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो देखिए, जिस काव्य रचना में यति, मात्रा, वर्ण, गति, लेख का ध्यान रखकर रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक का आकार बड़ा होता है, एकांकी का आकार छोटा होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में कम होती है पात्रों की संख्या। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, अनेक, और एकांकी में 1 अंक होता है। इस प्रकार 3 अंतर हो गए आपके। 2 ही लिखना है, 3 बता दिए हैं। नीचे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मुहावरे के पीछे प्रायः ना होता है, लोकोक्ति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। भक्ति काल की विशेषता लिखिए। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता रही है और सगुण और निर्गुण को महत्व दिया है कवियों ने। ठीक है। ये सभी प्रकार, इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखो, ये तो आप साल भर से पूरे पढ़ रहे होंगे इनमें से सभी क्वेश्चन। तो अगर आपको इनमें से जिस भी प्रश्न का आंसर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं तुरंत सेंड कर दूंगा। लेकिन ग्रामर मैंने जो गलत होना है, जहाँ से 1 नंबर डायरेक्ट आपका कट सकता है, वो मैंने पूरा आपको यहाँ करवाया है। जिसका कोई शत्रु ना हो लिख लो इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु आपका आंसर होगा। जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी, उसे हम बोलते हैं मितभाषी। जानने की इच्छा, तो इसे हम कहते हैं जिज्ञासा। जिसे बहुत कम ज्ञान हो तो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक है। ये भी हो गया हमारा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग कर लेंगे आप, बहुत ही सरल है, ये भी सरल है, दोनों में से एक करना है। उसके बाद देखें हम प्रश्न नंबर 20 को। तो प्रश्न नंबर 20 में भी आपको गद्यांश पद्यांश का संदर्भ प्रसंग करना है। गद्यांश का करना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में 21 में आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना है। जैसे गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ की ममता। माँ की ममता आपका इसमें आंसर हो जाएगा, माँ की ममता। और मानव सबसे पहले किससे परिचित होता है, तो माँ की ममता और आंचल के अनुराग से वाकिफ नहीं, पूरी दुनिया की मंदिर माने तो इससे ही माँ उससे स्थापित ईश्वर की वृत्ति मूर्ति है। और यही कारण है कि दुनिया में आने वाला मानव सबसे पहले माँ शब्द से परिचित होता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा भैया, माँ शब्द से परिचित होता है।
माँ किसके समान है? तो सबसे पहले माँ से परिचित होता है, माँ का आंचल की पहचानता है, माँ जननी है करता है, इसलिए भगवान की प्रतिमूर्ति है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसका आंसर, माँ किसके समान है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, मानव सबसे पहले माँ शब्द से क्या होता है, परिचित होता है ना। और इस गद्यांश का सारांश क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपको एक लाइन तो ये लिख देना है यहाँ से ऊपर वाली, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख लें, जीवन में सबसे पहले माँ शब्द से परिचित होता है, सबसे पहले माँ के आंचल को पहचानता है, माँ जननी है, निर्माण करता है, इसलिए भगवान की प्रतिमूर्ति है। माँ किसके समान है, भगवान के समान, ठीक है। माँ जननी है, निर्माण करता है, भगवान की प्रतिमूर्ति है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और माँ को भगवान की प्रतिमूर्ति क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वो माँ जननी है, निर्माण करता है, इसलिए भगवान की प्रतिमूर्ति है, यही कारण है ना। तो सभी आंसर आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बुक बैंक से पुस्तक मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्राचार्य को लिखना है, 4 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आप 23 देख रहे हैं। तो एक विषय पर, किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो निबंध की रूपरेखाएं मैं आपको, और निबंध सारे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन और ये गद्यांश पद्यांश और ये एप्लीकेशन निबंध ये मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जल्दी से सभी को शेयर कर दो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर लो, और डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक और IMP वीडियोस मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।